बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है इज़ इंडिया सीक्रेटली प्लानिंग फॉर अक्साई चीन। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का रिचुअल नहीं कर माई ब्लॉग चैनल का लिंक भी आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करें। मेरी जो पूरी रिसर्च इस पे शुरू हुई ना, खैर पहली बात तो ये है कि सोचना ही बड़ा अजीब है कि भाई इंडिया अक्साई चीन वापस ले भी सकता है चाइना से, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्री है ऑब्वियसली, और चाइना इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर मेरी एक्चुअली रिसर्च पता कैसे शुरू हुई, एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, आप इस एयरबेस को देखना, मैं मेंशन कर देता हूँ। नियोमी एयरबेस है जो इंडिया ने 2023 में स्पेशली उसको दोबारा से एक तरीके से, पहले से वो था वैसे तो, लेकिन उसको बहुत बढ़िया तरीके से उसका रीडेवलपमेंट करा, उसके लिए स्पेसिफिकली 218 करोड़ रुपए उसमें लगाए, उसको तैयार करा। और उसकी स्पेशल चीज ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 23 किलोमीटर दूर है। अब ये स्पेशल क्यों है, आप ऐसे समझना कि जो एयरबेस होते हैं ना, जहाँ पे हमारे फाइटर जेट तो पता नहीं यहाँ पे कितने लैंड कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमारा पूरा कार्गो का प्लेन लैंड कराया गया था हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनके द्वारा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर खुद जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो अगर उसको लैंड करा रहे हैं ना, तो ये काफी बड़ा मैसेज होता है। देखो स्पेशल क्या है इसमें कि आप ना अपना जो एयरबेस है जहां से आपके फाइटर जेट्स या फिर आपके प्लेन्स जो हैं वो उड़ते हैं, वो आप बॉर्डर के इतने पास नहीं रखते। क्यों? उसका रीजन होता है कि जब भी कभी मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जब भी कभी वॉर की सिचुएशन क्रिएट होगी ना, तो सबसे आसान होता है उसको टारगेट बनाना। और अगर आप वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रख रहे हो, अपने महंगे महंगे जेट्स रख रहे हो, तो भाई उनका टारगेट बनना बड़ा आसान है। अगर आप डिफेंस करना चाहते हो ना, डिफेंड करना चाहते हो, तो आप वहां पे एयरबेस नहीं बनाते। दो ही केसेस में एयरबेस ये काम आता है ज्यादा तगड़े तरीके से, वो होता है एक तो ऑफेंस, दूसरा जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ऑफेंस के केस में भी कहीं ना कहीं टारगेट तो फिर भी बनेगा ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी आती है ना, वो जल्दी से जल्दी अगर आपको किसी लैंड पे कब्जा करना हो ना, तब ये एयरबेस बहुत ज्यादा काम आता है कि आप कितने पास हो उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये चीज जब मैंने पढ़ी तो मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या स्लाइटेस्ट चांस भी है कि हम कभी अक्साई चीन को, अपने अक्साई चीन को वापस लेंगे, क्योंकि अमित शाह जी जो है वो भी कई बार होम पार्लियामेंट में बोल चुके हैं। तो मैंने थोड़े से डॉट्स खंगालने शुरू करे और मेरे को काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिली। इंटरेस्टिंग कैसे? अभी लास्ट के 2 महीने देखोगे ना आप, जून और मई, तो आपको ये रियलाइज होगा कि बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रिप हुई है मोदी जी की, मतलब बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, पिछले 2 महीने का है ये। 15 से 20 मई के आसपास नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। ये वही है जब वो सीन वायरल हुआ था कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, वो नॉर्वे का था। फिर 13 जून को फ्रांस, स्लोवाकिया, 27 जून को सेशेल्स, जो भी प्रोनाउंसिएशन है सॉरी उसके लिए, 6 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, और इन सब के बीच में जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडिया आई। अब इन सारी मीटिंग्स में ना, जितनी भी ये ट्रिप्स हुई, इतनी तेजी से इतने सारे कंट्रीज की ट्रिप्स सिर्फ 2 महीने में होना अपने आप में अजीब बात है, जो कि अभी हुई है 2026 में, जुलाई, मई और उसके आसपास के टाइम में। ठीक है, इन सारी ट्रिप्स की ना एक स्पेशल चीज थी, और वो थी कि इन सब में AI की बात हो रही थी। जैसे इंडिया जो है वो नेदरलैंड गया, वहां से ASML की मशीन्स लाया, जो मतलब जिसके थ्रू चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, जो डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर डलती है। ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो इधर के कंट्रीज हैं अपने क्वाड वाले कंट्रीज, यहाँ या तो मोदी जी गए या फिर जापान इंडिया आया। वो ज्यादातर उसका जो पर्पस था वो क्रिटिकल मिनरल्स का था। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, मॉडर्न वाला, AI का हो या EV का हो, इन सब में क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो यूज होते हैं। अब नॉर्मली अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई इसमें इतनी कोई बड़ी बात है नहीं वैसे। क्यों? क्योंकि भाई ठीक है, AI का तो दौर आ रहा है ना, तो इतनी ट्रिप्स करनी पड़ेंगी ना, AI में हमें डील्स करनी है, तो बात तो वो ठीक है। लेकिन इंडिया का वो जाना ठीक है, लेकिन बाकी कंट्रीज का इंडिया के साथ अलाइन होना, मतलब कोई भी जो डील होती है ना, वो दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। अगर जापान, ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसका मतलब ये है कि वो भी यही चाहते हैं कि जो पर्पस है वो कंबाइंड है। अब कंबाइंड पर्पस क्या हो सकता है? देखो, एक चीज जो क्लियर समझ में आई ना, वो ये है कि इंडिया चाइना से अपनी जो इकोनॉमी है उसको डीकपल करने की कोशिश कर रहा है। डीकपल करने का मतलब होता है डिपेंडेंट ना होना। मतलब अगर चाइना में कल को कुछ होता भी है ना, तो हमारी इकोनॉमी में बहुत असर नहीं होना चाहिए, और चाइनीज इकोनॉमी से डीकपल करने से चाइनीज इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अब अगर इंडिया डीकपल कर रहा है, अब डीकपल ही तो है ना ये कि ASML मशीन्स लेके आओ, चिप्स बनाओ, खुद की प्रिंट करो, इंजीनियर्स तो हमारे पास हैं ही, डिजाइनर्स भी हैं, और फिर उनसे अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना लो, क्योंकि चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़िया नहीं है। अब अगर इंडिया डीकपल करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया काफी मतलब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और यूरोप भी हिस्सा ले रहा है, काफी सारे कंट्री, ये ट्रिप हुई तो थी ना, अगर वो सारे भी हिस्सा ले रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो भी डीकपल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो भी डीकपल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डीकपल तभी करेंगे जब, मतलब इतने सारे कंट्रीज, जब US चाहता है कि सारे डीकपल करें। पर US चाहता क्यों है, ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज है। आप सुनना, आप काफी शौक हो जाओगे, मतलब शौक तो नहीं, आपको इंटरेस्ट आएगा काफी। और उसमें ना इंडिया बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि
किसी भी बिजनेस में डीकपलिंग तभी हो सकती है जब चाइनीज बिजनेस जो डिपेंडेंट है ना सारे इंडिया, मतलब सारी कंपनीज जो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट है वो हटनी चाहिए। और उसमें इंडिया रोल इसलिए प्ले कर रहा है क्योंकि इंडिया वो मैन्युफैक्चरिंग को हटाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। पर सवाल ये आता है कि भाई यूएस क्यों चाहता है चाइना से डीकपल करना, वो क्यों करवा रहा है अगर करवा रहा है तो? क्योंकि अब नॉर्मल आंसर तो ये भी हो सकता है कि भाई चाइना इतना स्ट्रांग होता जा रहा है तो यूएस का कंपटीशन है, पर वो नहीं है एक्चुअली आंसर, क्योंकि यूएस कभी चाइना से इतना कभी डरता ही नहीं था। उसका रीजन ये है कि चाइना जो भी है, मोस्टली चाइना के जो लोग होते हैं वो यूएस की टेक्नोलॉजीज को कॉपी करते हैं, फिर उससे प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं जो हमेशा यूएस के प्रोडक्ट्स के थोड़ा नीचे ही रह जाता है। मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट यूएस ही क्रिएट करता है तो यूएस को इतनी प्रॉब्लम कभी हुई नहीं। और उल्टा यूएस की जो कंपनीज हैं वो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। पर फिर ये डीकपलिंग का सीन शुरू कैसे हुआ? ये एक्चुअली शुरू हुआ था 2021 में। जुलाई 2021 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो अजीब बात यह है कि मीडिया में वो ब्रेकिंग न्यूज टाइप नहीं बना, सिर्फ मसाला न्यूज चाहती है पब्लिक, पता नहीं क्यों। वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था। बात यह थी कि 2021 में चाइना ने एक रॉकेट छोड़ा ऊपर, ठीक है। रॉकेट आजकल बड़े बड़े कंट्रीज, मेजर कंट्रीज बहुत सारे छोड़ते हैं, सैटेलाइट्स छोड़ते हैं ऊपर, तो वो एक तरीके से मिशन होता है। मिशन भी नहीं कह सकते, आजकल तो प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारा करती हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट है कि भाई सैटेलाइट ऊपर छोड़ दो, किसी काम वो सैटेलाइट आएगा इस पर्पज से, ठीक है। तो चाइना ने एक ऐसी नॉर्मल एक रॉकेट छोड़ा, जुलाई के 2021 साल की बात है। नॉर्मल काम रॉकेट का ये होता है कि वो ऊपर जाएगा, जो उसका पेलोड है, सैटेलाइट है, उसको वहां छोड़ेगा और वापस आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। रॉकेट जो है वो वापस आ जाएगा, धरती पे गिर जाएगा। इलॉन मस्क की वो वीडियो देखी होंगी ना जहां वो रॉकेट को कैच कर रहा है, तो वो वीडियो इसलिए वायरल ज्यादा होती थी या इंपॉर्टेंट वो इसलिए है क्योंकि वो रॉकेट को कैच कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है, रॉकेट कहीं भी गिर जाता है, कैच करने में बहुत पैसा खर्च होगा, बहुत मेथोडोलॉजी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, लेकिन रॉकेट बच जाएगा अपना, वरना वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए वो इतना इंपॉर्टेंट था वो जो इवेंट था। पर मेन चीज ये है कि रॉकेट वापस आता है ना, पर वो जो उन्होंने सैटेलाइट छोड़ा ना उसमें रॉकेट वापस नहीं आया। अब यूएस इंटेलिजेंस जो है वो काफी टाइम तक सोचती रही कि भाई चल क्या रहा है यार, रॉकेट वापस क्यों नहीं आया। और फिर उनको रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली कोई सैटेलाइट या नॉर्मल कमर्शियल मिशन था ही नहीं, वो था फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम। इसकी टेक्निकल लैंग्वेज पे मत जाओ, इसका लिटरल मीनिंग ये है कि आसमान से आग बरसेगी। मतलब ये है कि वो एक वेपन है जो स्पेस की, अर्थ की ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में टहलता रहेगा और जब जरूरत पड़ेगी तो वहां से अटैक करेगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो इस बात को कि आपके वेपन्स स्पेस में टहल रहे हैं, अगर किसी भी कंट्री ने उल्टी सीधी हरकत करी तो वहां से अटैक करेगा वो। एक्चुअली इसकी मैं आपको इंटेंसिटी समझाता हूँ क्या है। पूरी दुनिया में ना जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे यूएस का थैड है और पैट्रियट है ना, इंडिया का भी कुछ है, रशिया का भी कुछ है, लेकिन ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम तभी काम कर सकते हैं जब उन्हें प्रॉपर ये पता हो कि मिसाइल कहां से उड़ी। जैसे मिसाइल उड़ी तो वो देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है उसका, वो देखते हैं स्पीड क्या है, कौन सा शेप ले रही है वो, उसके बाद में वो आराम से उसको देख लेते हैं। उसके बाद में जब वो अटैक करेगा तो उसको डिसमेंटल कर देते हैं। ये सिंपल मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम होता है। लेकिन स्पेस से आने वाली मिसाइल का क्या करेगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम? सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, अगर वो बॉम्बार्डमेंट सिस्टम जो ऊपर से है वो फुल्ली फंक्शनल है तो। और जो मिसाइल है ना, जो बेस्ट मिसाइल है दुनिया की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं जिनको, जिनकी स्पीड हद से ही ज्यादा है, मतलब 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, या पता नहीं कितनी ज्यादा है, मैक 5 बोलते हैं, मतलब 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। अब इतनी स्पीड पे ना जैसे मिसाइल है ना वो मुड़ती नहीं है। मतलब मुड़ने का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं इस चीज को, जब इतनी स्पीड पे आप अपनी मिसाइल को छोड़ते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड पे चल रहा हो ना एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो ना डायरेक्शंस वो अपनी मिसाइल के अंदर से कुछ निकाल नहीं सकता। निकालने का मतलब अगर मिसाइल में से कुछ भी मॉडिफिकेशन होने की कोशिश हुई ना कि मिसाइल के अंदर से एक और मिसाइल निकली, तो वो मिसाइल ही फट जाएगी, वहीं फट जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा फ्रिक्शन और इतना ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा इतनी छोटी सी चीज से। इसीलिए बहुत मुश्किल होता है मिसाइल्स को बनाना। अब वो जो बॉम्बार्डमेंट सिस्टम था ना, जो ऊपर चाइना ने भेजा था, सो कॉल्ड मतलब रॉकेट था जो, उसमें से एक मिसाइल या फिर ग्लाइडर व्हीकल भी निकल रहा था। बाद में वो पता चला उनको कि ग्लाइडर व्हीकल निकला जो मैक 5 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और फिर उसमें से छोटे छोटे सब म्यूनिशंस भी निकल रही है। सब म्यूनिशंस मतलब मिसाइल के छोटे छोटे पार्ट, जो ईरान के टाइम पे देखा होगा आपने, जो एक मिसाइल कहीं में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वो लिटरली आसमान से आग बरसाने वाला काम था। उन्होंने कैसे उसको मास्टर किया ये एक्चुअली यूएस इंटेलिजेंस को भी नहीं पता, उनसे नहीं हुआ है अभी तक। और फनी चीज ये थी कि बॉम्बार्डमेंट सिस्टम को बनाने के लिए ना तुम्हें ऑर्बिटल वाला, उसके लिए तुम्हें बहुत तगड़ा वाला सुपर कंप्यूटर चाहिए जिसमें बहुत सारी चिप्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसका सिमुलेट करना पड़ेगा तुम्हें, उसे सिमुलेशन करनी पड़ेगी। मतलब ऐसे मान लो उसको उस मेथोडोलॉजी को बनाने के लिए तुम्हें बहुत तगड़ा कंप्यूटर चाहिए। अब भाई सुपर कंप्यूटर चाहिए जिसमें बहुत सारी चिप्स लगेंगी। अब यूएस को रियलाइज हुआ कि भाई हमारी एनवीडिया की बेस्ट चिप्स, हमारा जो इन्वेंशन है
उसको चाइना इस्तेमाल करके हमारे ऊपर आग बरसाने के लिए भी रेडी है। और वहां उनको रियलाइज हुआ कि चाइना में मतलब इंटेलिजेंस की जो अपनी काइंड ऑफ रिपोर्ट्स थी वो चेंज होनी शुरू हो गई कि चाइना में जो मिलिट्री है और जो सिविलियंस है उनकी टेक्नोलॉजी में कोई अंतर नहीं है। जो टेक्नोलॉजी सिविलियंस के पास है उसे मिलिट्री ऑटोमेटिकली ही ले लेती है। मतलब ये कि यूएस जितना भी बिजनेस चाइना के साथ कर रहा है उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो एकदम से सिविलियंस की टेक्नोलॉजी को ओवर पावर कर लेते हैं मिलिट्री वाले और वो उसको यूज कर सकते हैं, तो उनके साथ बिजनेस करना ही प्रॉब्लम है। वहीं से एक्चुअली डीकपलिंग की थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी और पहले तो यूएस ने जो अपनी बेस्ट चिप्स हैं और एनवीडिया की बेस्ट चिप्स है उनको बेचना बंद कर दिया। सीधे हर कंट्री को बोल दिया कि किसी को भी अगर हमारी चिप्स चाहिए ना तो पहले बताओ कहाँ इस्तेमाल करोगे, दूसरा अगर वो चाइना के पास कभी भी चली गई तो फिर यूएस क्या हाल करेगा उस कंट्री का, वो उसकी थ्रेट थी कि फिर वो देख लेना। अब यहाँ पे ना यूएस की स्ट्रेटेजीज मोस्टली ये थी कि किसी तरीके से चाइना को कोई भी चिप्स नहीं मिलनी चाहिए, टेक्नोलॉजी नहीं मिलनी चाहिए। और चाइना जो है वो कितनी तेजी से अपना ग्रो कर रहा है, अपनी मिलिट्री को ग्रो कर रहा है, इन सारी चीजों पे यूएस की इंटेलिजेंस काम करती थी मोस्टली। पर एक्चुअली 2022 में और 2024 इन दोनों सालों में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा जो जियोपॉलिटिकल बैटल है ना वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया और ये पता नहीं है किसी को हुआ क्या। पहले तो ये कि 2024 में ट्रम्प आया, ठीक है, उससे पहले 2022 में जब कोविड आया था ना, कोविड के टाइम पे इनको कुछ चीजें रियलाइज हुई थी, मतलब सारी कंट्रीज की इंटेलिजेंस को, कि चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हम सोचते हैं। एक्चुअली बात क्या है आप ऐसे समझो, यूएस ने पास्ट में भी ये किया है और वेस्ट ने भी किया है कि डेमोक्रेसी जीतेगी और जो दूसरी आइडियोलॉजीज हैं वो हारेंगी, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो ऑटोक्रेसी हो, चाहे वो वन पार्टी रूल हो, या फिर वो चाहे कुछ भी हो, कम्युनिज्म हो, वो यही करते हैं। और उसका मेथोडोलॉजी उनकी ये रहती है कि सामने वाली कंट्री की, अब वो वीकनेस तो है ही एक्चुअली, जो वन पार्टी रूल होता है या डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ होती है ना, उनकी वीकनेस ये है कि जब तक वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब तक वो अच्छे लेवल पे अपने कंट्री को रख सकते हैं तब तक तो ठीक है। और जब पब्लिक प्रोटेस्ट करती है ना तो उनके डेमोक्रेसी में स्पेशलिटी क्या है कि मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है तो हम सब अपना गुस्सा पार्टी पे निकालते हैं जो भी पावर में है, उसको हटाओ, कितने भी प्रोटेस्ट हो जाएं, देश के खिलाफ कोई नहीं जाता कभी भी, ये पार्टी को हटाओ, यही तो डेमोक्रेसी की स्पेशलिटी है। लेकिन डिक्टेटरशिप या फिर ऑटोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है, वन पार्टी रूल में ये पॉसिबल नहीं है। तो लोगों का गुस्सा जो है ना वो पूरा वन पार्टी पे चलता है और वो जो देश है ना वो फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से कब एकदम से सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाए पता भी नहीं चलता। आप देख लो जितने भी ऐसे कंट्री है ना जिनमें डिक्टेटरशिप ठीक से चल रही है या फिर वन पार्टी या वन किंग रूल ठीक से चल रहा है, वो अल्ट्रा रिच है। अगर वो रिच नहीं हुए ना तो फिर वो कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर उसमें डेमोक्रेसी नहीं है। तो चाहे कोई सा भी कंट्री उठा लेना आप, यूएई, सऊदी अरेबिया या फिर कोई भी कंट्री, चाइना भी उसी कई काइंड ऑफ आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है। तो पहले तो ये कि कोविड के टाइम पे वहां बहुत केओस हुआ जो यूएस को साफ साफ दिखा, और केओस हुआ भी। एक्चुअली बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि चाइना में जब वो कोविड का टाइम आया था ना तो जी जिनपिंग का एक प्रॉपर ऑर्डर था कि 0 कोविड केस होने चाहिए आपके एरिया में, जो भी वहां के लोकल पर्टिकुलर हर विलेज के या हर डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। अब उन्होंने 0 केस करने के चक्कर में ना ऐसी चीजें करी जो वहां की जनता है ना चाइना की, उनके जो लॉजिकल ब्रेन होता है ना एक बेसिक ह्यूमन का, वो फेल होने लग गया। बेसिक लॉजिक, जैसे एक जगह क्या हुआ था कि कहीं आग लग गई, अब कोविड का टाइम चल रहा था तो उन्होंने लॉक कर रखा था सबको, तो जो वो है ना फायर पुलिस वो पहुंच गई लेकिन कुछ करा नहीं गया क्योंकि बैरिकेड्स लगे हुए थे और बैरिकेड को वो छू नहीं रहे थे क्योंकि बैरिकेड को छूना ही बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। और वो लोग जो बिल्डिंग के अंदर थे वो बेचारे जल के मर गए और किसी ने बचाया नहीं, वो बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश नहीं करी कई घंटों तक। ऐसे ही एक लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसकी कोई हेल्प नहीं करी किसी डॉक्टर ने या फिर उसको किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी क्योंकि कोविड चल रहा था। ऐसे बेसिक रूल्स होते हैं ना कि इस एरिया से आगे नहीं जाओगे, मतलब अगर आपने 100 किलोमीटर चल के आप हॉस्पिटल के पास भी पहुंच गए ना और एक जोन आ गया जहां उसके आगे आपको नहीं जाना है बिना टेस्टिंग के और आपकी टेस्टिंग नहीं हुई है तो वो नहीं गए। मतलब प्रेग्नेंट लेडी वहीं बेचारी, अब मैं आगे नहीं बोलना चाहता, बड़ा दुख वाली फील आती है, पर बेसिक लॉजिक जो है ना वो फेल हो गया था। और जिस टाइम यूएस इंटेलिजेंस को ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जी जिनपिंग के जो ऑर्डर्स हैं वो इतने ज्यादा रेडिकल हैं कि लोग उसके खिलाफ जाने से थोड़ा सा भी बेसिक लॉजिक ह्यूमंस यूज नहीं कर पा रहे। उसके बाद आया ट्रंप 2024 में, और 2024 में आप एक चीज देखना, 2024 के बाद 25 आया 2025, एकदम से एक नई चीज शुरू हुई। कैसे सोवियत यूनियन को तोड़ा था यूएसए ने सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए 2 ग्रुप्स बनाए थे। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे बताता हूँ हमारे देश को आजादी कैसे मिली थी, 1947 में ही क्यों मिली थी, 1950 या 60 में क्यों नहीं मिली या पहले क्यों नहीं मिली। एक तो रीजन ऑब्वियसली हमारे फ्रीडम फाइटर्स का तो सारा रोल है ही, है ना, पर ब्रिटिशर्स का कोई पर्पस नहीं था यहाँ से जाने का, उनका मन भी नहीं था। एक्चुअली फोर्स करा गया था बाय यूएस टू ब्रिटिशर्स कि तुम वहाँ अपनी कॉलोनीज को छोड़ोगे। हिटलर जो है वो अपनी बंदूकें लेके खड़ा था, हिटलर जीत रहा था और हिटलर से लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स को बंदूकें चाहिए, वेपन्स चाहिए, गोल्ड चाहिए। यूएस ने बोला दूंगा गोल्ड, वेपन्स भी दूंगा, लेकिन तुम अपनी कॉलोनीज छोड़ने के लिए आज ही सिग्नेचर्स करो। ब्रिटिश एम्पायर ने बोला कि भाई, ब्रिटिश और यूरोपियन एम्पायर्स ने बोला कि हम छोड़ तो देंगे
लेकिन हम उनके रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, हमें उन पर राज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहां से फिर यूएस और ब्रिटिश एम्पायर के दो लोगों ने मिलकर बातचीत करी कि ठीक है भाई, रॉ मटेरियल का तो आपका जुगाड़ कर देंगे हम, बाकी जो है तुम पर कॉलोनीज छोड़नी पड़ेंगे। क्यों यूएस क्यों चाहता था ये? क्योंकि वो अपने फिनिश्ड गुड्स, मतलब अपने जो कंपनीज के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरा उसने ऑयल की डिस्कवरी कर ली थी, जो ऑयल है अपना क्रूड ऑयल, उनको उसे बेचना था पूरी दुनिया को। और उसे बेचने के लिए आप एम्पायर से डील नहीं कर सकते, फ्री वर्ल्ड होना चाहिए, जो आज हम फ्री वर्ल्ड देखते हैं, वो इसलिए कराया गया था। अब रॉ मटेरियल की बात जो ब्रिटिश एम्पायर की थी या फिर बाकी एम्पायर्स की थी कि हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जो रॉ मटेरियल मे बी यूएस भी यूज करता होगा अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसके लिए एक तैयारी करी गई, दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और ये रूल बनाया गया कि भाई ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को जिनके ऊपर कॉलोनीज थी उनको पैसा देंगी है, लेकिन वो पैसा जो है वो एक्सक्लूसिवली यूज करा जाएगा पोर्ट बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए और माइनिंग करने के लिए। इसीलिए आप पैसा दोगे, लोन दोगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप लोन दे रहे हो माइनिंग के लिए, पोर्ट बनाने के लिए और रेलवे के लिए, तो उससे क्या होगा? रॉ मटेरियल माइन करो और भेजो, पैसे मिलेंगे, आपको लगेगा कि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वो आपके रॉ मटेरियल को बाहर निकालने के लिए ही एक तरीका है। और उन दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या पड़ा? IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। ये मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करी गई थी, वो टाइम था एक, है ना। अब यही सेम मेथोडोलॉजी यूज करी गई ट्रम्प की खुद की जो लॉयल टीम है ना उसके द्वारा, जिसमें से मार्को रूबियो इज वन ऑफ देम। जो मार्को रूबियो इंडिया आया भी था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए स्पेशल। एक का नाम पड़ा फोर्ज, एक का नाम पड़ा पैक्सिलिका। अब पैक्सिलिका और फोर्ज जो है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक थे ना, वो इसलिए बनाए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज पे अपना कंट्रोल हो, और उस कंट्रोल की वजह से हम सोवियत यूनियन को आइसोलेट कर देंगे। और सोवियत यूनियन में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे तो लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में लोग बगावत करेंगे और सोवियत यूनियन टूट जाएगा, जो कि हुआ 1991 में हुआ। अब इस टाइम पे पैक्सिलिका और जो तुम्हारा ये दूसरा फोर्ज ग्रुप बनाया गया, ये बनाया गया ताकि AI के सारे रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर को ऐसे घुमाया जाए कि वो सारे कंट्रीज इस्तेमाल कर पाए जो यूएस और वेस्ट के साथ अलाइन करते हैं, लेकिन चाइना के पास नहीं जाना चाहिए, मतलब चाइना को आइसोलेट करने के लिए। और समवेयर अराउंड द, मतलब अगर देखा जाए तो देयर इज अ स्लाइटेस्ट चांस कि यूएस इंटेलिजेंस माइट बी थिंकिंग अबाउट डूइंग द सेम जो उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ किया था। आपको याद है न्यू दिल्ली में जब मोदी जी ने सैम ऑल्टमैन का हाथ हवा में उठा दिया था, वो क्या था? आपको क्या लगता है वो क्या था? वो इंडिया पैक्सिलिका में ही तो शामिल हुआ था। इंडिया ने वो बहुत अच्छी अपनी पोजीशन को निगोशिएट करने की कोशिश करी कि भाई हम पैक्सिलिका में आएंगे, लेकिन इस बार ना हम वो नहीं है जो तुमने IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए थे और हम जो है वो सेवक थे और यूएस और यूरोप जो है वो मालिक थे। अब हम जो है वो नंबर 2 के दावेदार हैं। हम यूएस के ऊपर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम नंबर 2 छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया के पास क्या है? डिजाइनर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंडिया के पास डेटा है भाई, 1.4 बिलियन पीपल का डेटा है। और इंडिया ने एक और चीज वहां पे बताई कि भाई हम नेचुरल रिसोर्सेज जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके लिए कोशिश करेंगे पूरी जितनी हो सकती है कि उनको हम ग्रैब कर सकें। एक तो रीजन उसका ये है कि हमारे अफ्रीका के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान और चाइना के छोड़ के सबके साथ हमारे रिलेशन बहुत बढ़िया है, तो हम कहीं भी जाके बिजनेस कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ऊपर से हमारे खुद के पास भी क्रिटिकल मिनरल्स के बहुत अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। यही रीजन है कि लद्दाख को इंडिया बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, उसे 6th शेड्यूल में नहीं डाल सकता। वहां पे लिथियम के बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं और बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में हमारे क्रिटिकल मिनरल्स के अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। तो इंडिया ने एक पोजीशन निगोशिएट करी कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, इसीलिए यूएस और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जो डायरेक्टली अजीत डोवल और उनके NSA के बीच में है। मतलब उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग नहीं होगी, सिर्फ NSA की मीटिंग होगी। उसका नाम पड़ा ट्रस्ट। और उसका पर्पस क्या है? इंडिया ने नेगोशिएट किया, वो नेगोशिएट ये कि हम पैक्सिलिका में आएंगे, हम तुम्हारे साथ भी आएंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा? उस ट्रस्ट के थ्रू आज के टाइम पे इंडिया, जो यूएस कभी अपनी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, आज के टाइम पे क्या हुआ है कि पहले क्या होती थी नेवी और फुट आर्मी और एयर स्पेस, ठीक है, मतलब एयर फोर्स, अब स्पेस फोर्स भी हो चुकी है क्योंकि मिसाइल्स जो है वो स्पेस में जाती है। अभी बोम्बार्डमेंट सिस्टम बताया तो मैंने आपको, यूएस ने आज तक अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी जो है ना, स्पेस फोर्स टेक्नोलॉजी, उसको कभी शेयर नहीं किया। ट्रस्ट में वो इंडिया के साथ शेयर करता है और इंडिया जो है वो यूएसए के बड़े बड़े वेपन्स को बना रहा है आज के टाइम में, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। एक तो सीख रहा है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो पैसे तो कमाएंगे ना। साथ में इंडिया ने नेगोशिएट ये भी करा कि भाई हमें मशीन चाहिए, नेदरलैंड से बात करो मशीन देगा, और हमें जापान और ऑस्ट्रेलिया से बोलो कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। जो क्रिटिकल मिनरल्स का जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसमें बाहर के लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया से प्रोबेबली शायद ज्यादा पैसे दे रहे होंगे, ताकि हम वो सब कर सकें जो ये पैक्सिलिका और जो ग्रुप बनाए गए हैं इसमें हम नंबर 2 पोजीशन होल्ड कर सकें, या फिर एटलीस्ट हमारा विजन तो है कि हम नंबर 2 होल्ड कर सकें। हालांकि कंपटीशन में जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई ये हैं पैसे वाले कंट्रीज, पर मेन चीज पता है क्या है?
अगर 1% भी इंटेलिजेंस का जो यूएस इंटेलिजेंस या वेस्टर्न इंटेलिजेंस का पर्पस जो है, मैं तो नहीं मान सकता कि भाई उनका फाइनल पर्पस ये नहीं है कि चाइना को तोड़ा जा सके या फिर वहां पे जो पॉलिटिकल केओस है वो क्रिएट करी जा सके। मैं पर्सनली नहीं मानता। बस ऑफिशियली तो कभी आप ये चीज कभी भी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर अगर 1% ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने की कंडीशंस क्रिएट होती हैं, चाइना जो है वो ओवर रिएक्ट करता है कुछ भी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना, तो आपको अपनी बॉर्डर की आर्मी 100% रेडी चाहिए। इसीलिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया, जिसमें अंडमान और निकोबार पे हम बहुत तेजी से अपनी जो वहां पे आर्मी है या फिर अपने जो एयर बेस है, नेवी है, उसको बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, लद्दाख में भी हम अपनी तेजी से डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी मोमेंट मिला ना, स्लाइटेस्ट चांस आपको मिला पॉलिटिकल केओस का, अगर चाइना में 1% भी पॉलिटिकल केओस होती है जिनपिंग की वजह से या किसी के डिसीजंस की वजह से, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है ना, पीएलए, जो चाइनीज पीएलए है, वो एक्चुअली कंट्री की आर्मी नहीं है, वो सीसीपी जो उनकी पार्टी है ना, उस पार्टी की प्राइवेट आर्मी है वो। तो अगर ऐसा कुछ भी केओस क्रिएट होता है तो बहुत हाई चांसेस है कि आर्मी को बुलाया जाएगा मेनलैंड चाइना में, और अगर ऐसा होता है तो आपके पास वो एक स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी आएगी कि आप वो वापस ले सको जो आपने खोया, जो अक्साई चीन हमारा था वो आप वापस ले सको। और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और बिल्कुल फॉरवर्ड पोजीशन पे होना पड़ेगा। सिर्फ सेकंड्स और मिनट्स का खेल होगा या फिर मे बी डेज का, पर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होगा। इसीलिए इतनी तेजी से चीजें जो है, जियोपॉलिटिकल गेम्स जो है, इतनी सारी मीटिंग्स मोदी जी की और इतना सारा कुछ हो रहा है। वो जो नियोमी एयरबेस है, अब हो सकता है कि देखो मेरा काम क्या है आज के टाइम में, जर्नलिज्म क्या होता है, जर्नलिज्म नहीं, व्हाट शुड आई कॉल इट, एनालिसिस क्या होता है यार। पहले वो टाइम था कि भाई टीवी थे नहीं लोगों के घर में, है ना, सोशल मीडिया था नहीं, है ना, अगर इंदिरा गांधी भी कुछ बोल रही हैं तो भाई वो रेडियो से बताना पड़ेगा या फिर जर्नलिस्ट को न्यूज़पेपर में छापना पड़ेगा। उस टाइम का टाइम ये था कि न्यूज़ जो है वो है जो गवर्नमेंट बता रही है वो लोगों को बता दो। आज के टाइम में न्यूज़ वो नहीं है। आज के टाइम में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बताती, आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, वहां से स्पेकुलेशन करनी पड़ती है और फिर आपको पता चलता है कि ये है कि नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि दिस इज हैपनिंग एक्चुअली, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे बोलो कि भाई मैंने तो चैट जीपीटी पे डाला था, उसने तो मना कर दिया। ऑब्वियसली वो मना करेगा भाई। नो गवर्नमेंट इज गोना एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग इन जियोपॉलिटिकल चेस गेम। सो आज की वीडियो देखकर तो मैं कहूँगी कि काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं और जो वर्ड पॉलिटिकल है, मतलब उसके बारे में मैं कह रही हूँ क्या कुछ हो रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सेस ज़्यादा हो गई है, तो मे भी चीज़ें इतनी ज़्यादा शेयर नहीं की जाती हों और लोग जो हैं वो खुद एनालिसिस करके वो सब डॉट कनेक्ट करते हों। बट एक चीज़ जो मुझे बीच में बहुत हैरान कुन लगी, मुझे ऐसे लग रहा था शायद मैं हॉलीवुड की कोई मूवी के बारे में, यू नो, ऐसा होता ना कि आप मूवीज में एक्शन देखते हो कि जो आसमान से गोले बरसाए जा रहे हैं, तो कुछ सीरियसली उसी टाइप की मुझे फीलिंग आ रही थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ये जो चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं ना कुछ अरसे से, स्पेशली हम लोग 4-5 साल पीछे की बात करें, तो ये एक चीज़ मानने वाली है कि बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही है, मतलब दुनिया के हालात में, और कंट्री टू कंट्री आपको बहुत ज़्यादा एक आप लोग केओस जो है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, पहले जो है वो जियोपॉलिटिक्स में जो है ना चेंजिंग होते होते थोड़ा टाइम लगता था, कंट्रीज़ की पॉलिसीज चेंज होने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन आज के वक्त में आपको इतना ज़्यादा जो है वो नहीं देखने को मिलता। बहुत फ्रीक्वेंट चीज़ें जो है वो हो रही हैं। और 2020-21 के बाद से कोविड टाइम के बाद से अगर बात की जाए तो भाई चाइनाज़ की पॉलिसीज़, चाइनाज़ को लेकर दुनिया की पॉलिसीज़ जो हैं वो आपको काफ़ी डिफरेंट जो है वो नज़र आ रही हैं। ख़ासतौर पर हर कंट्री की कोशिश यही है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो अपने या तो कंट्री में रखे या किसी ऐसे कंट्री में जाए जहाँ पे उसे चीप लेबर जो है वो पड़ रही हो। तो देखा जाए तो दुनिया के कंसर्न्स भी कहीं ना कहीं जो है वो सही हैं, लेकिन वाकई में जो टेक्नोलॉजी की बात है तो इसमें तो कोई हकीकत नहीं। चाइना टेक्नोलॉजी जो है वो मास्टर करते हैं, वो इस कोई भी हो वो आपको बनाकर जो है वो दिखाते हैं। जैसे बीच में स्पेस में जो एक पूरा का पूरा सेना ही मैं कहूँगा खड़ी कर दी, ठीक है ना, वो देखा जाए तो भाई एक खतरनाक चीज़ है दुनिया के लिए ज़्यादा कि आपको जब कहीं पे ज़रूरत पड़ी आपने फायर कर दिया और अगले बंदे को पता भी नहीं कि उस कंट्री पे कि हो क्या रहा है। लेकिन हर कंट्री के लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो लीडरशिप होती है उसको उनको तो पता होगा। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना। बाय।